कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख चुके हैं अदृश्य किरणें। इस कॉमिक में क्या हुआ था वो तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। और चलिए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दिया पुलिस के निकम्मेपन की कहानी। दूसरी ओर जब राजनगर की पुलिस प्रोफेसर डेंग की प्रयोगशाला का पता लगाने के लिए दुनिया भर में प्रयोग कर रही थी, डेंग की प्रयोगशाला में कैद चारों भारतीय वैज्ञानिक। तो यह अंतिम निर्णय है आप लोगों का? टोनी, हम अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम एक शैतान का साथ कभी नहीं देंगे। हमने निश्चय किया है कि हम अपने प्राण दे देंगे, किंतु हम डेंग के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है वैज्ञानिकों, आप लोगों का यह संदेश प्रोफेसर तक पहुंचा दूंगा। कहते हुए टोनी चला गया। चारों वैज्ञानिक अब विचार मग्न थे। डॉक्टर, हमें यहाँ से निकलना होगा। भले ही यहाँ से निकलने की कोशिश हमें प्राण भी चले जाएं। हाँ, यह मुश्किल है दोस्तों। प्रोफेसर डेंग ने इस खंडर के चारों ओर अदृश्य किंतु घातक किरणों की रक्षा कवच बना रखा है। यदि कोई प्राणी डेंग की इच्छा के विरुद्ध खंडर में आने अथवा बाहर जाने निकलने का प्रयास करेगा तो वह राख में बदल जाएगा। डॉक्टर, क्या उन किरणों का नाम परावैग्निक किरणें हैं? नहीं, परावैग्निक किरणें तो फौलादों को भी जला डालती हैं। ये किरणें केवल जीवित प्राणियों को जलाती हैं। उन किरणों का विकिरण यंत्र तो यही होगा। हमें देखना चाहिए, किंतु इस कार्य में हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हम अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही कदम उठाएंगे। और अपनी प्रयोगशाला में डेंग ने एक स्पीकर द्वारा यह सब सुन लिया। सुना तुमने टोनी? डॉक्टर गौतम उस विकिरण यंत्र को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि वह कक्ष से बाहर ही नहीं निकल सकेगा। और प्रोफेसर, यदि वह वास्तव में ऐसा कर बैठा तो? ठीक है प्रोफेसर, किंतु उनका कहना है कि मैंने सुन लिया है, यही ना कि प्रोफेसर के लिए काम नहीं करेंगे। उनकी तुम चिंता मत करो टोनी। इस शहर में मेरे 10 दिन और हैं, उसके बाद सब ठीक कर दूंगा। कहते हुए प्रोफेसर डेंग स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। टोनी बाहर चला गया। उधर रात का समय होते ही इंस्पेक्टर पांडे ने राठी की जीप द्वारा जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सर, मैं अभी तक नहीं समझ सका कि आपकी योजना क्या है। मिस्टर राठी, मेरी योजना केवल यह है कि डेंग को गिरफ्तार करूंगा और उस समय एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आपके साथ हूँ सर, किंतु किसी ठोस योजना के बिना तो। इंस्पेक्टर पांडे मौन रहा। शहर की सीमा से निकलकर उसने जीप रोक दी। यहाँ से आगे नदी नाले एवं जंगल सिलसिला शुरू होता है। सर, क्या आप सोच रहे हैं प्रोफेसर डेंग की प्रयोगशाला यहाँ होगी? केवल अनुमान है मिस्टर राठी, और इस समय हम अनुमान के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। दोनों जीप से उतर दिए और आगे बढ़े। नजरें आकाश की ओर उठी। सहसा ऊपर दिशा में निरंतर ऊपर उड़ती अत्यंत चमकीली तस्तरी नामक वस्तु को देखकर पांडे और राठी दोनों ही चौंक पड़े। वह देखिए सर, उड़न तस्तरी। यह प्रोफेसर डेंग की प्रयोगशाला भी तो हो सकती है मिस्टर राठी। बिल्कुल सर, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, किंतु यह तो अंतरिक्ष में। जरूरी तो नहीं कि प्रोफेसर डेंग ने अंतरिक्ष की बात सच कही हो। चमकदार वस्तु कुछ ही क्षण बाद अदृश्य हो गई। दोनों जीप के निकट आ गए, किंतु तभी। रुकिए सर, हमारी जीप ऊपर उड़ रही है। इसका मतलब है कि डेंग की प्रयोगशाला हमारे ठीक ऊपर है। बिल्कुल सर, आप ऐसा सोच सकते हैं, किंतु वह तो अंतरिक्ष में है। विवशता है मिस्टर राठी। हमारी जीप जिस चुंबकीय बल के कारण प्रयोगशाला की ओर खिंच रही है उसे हम रोक नहीं सकते। और वास्तव में बिजली जैसी तेजी रफ्तार से उड़ती हुई जीप कुछ ही क्षणों में नजरों से ओझल हो गई। यदि हम जीप के अंदर होते तो? राठी पांडे देखते रह गए। किंतु अगले ही क्षण जीप भयानक धमाके के साथ सड़क पर गिरी और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। पांडे तथा राठी बाल बाल बचे। हमारा जीवन ही शेष था सर, अन्यथा हम। यह जीप तो मिस्टर राठी, जीप को जिस चुंबकीय बल से खींचा जा रहा था उसी बल को समाप्त करके जीप को गिरा दिया गया। और फिर इसी प्रतीक्षा में कोई और नई बात सामने आती पांडे राठी पूरी रात उसी स्थान पर गुजार दी। सुबह होने पर वह लौट पड़े। मिस्टर राठी, अभी तो हम पराजित हो रहे हैं, किंतु विश्वास है कि एक दिन विजय भी होंगे। आप ठीक कहते हैं सर, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी दिन एक घटना और घटी। सुप्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री अपने बंगले के लॉन में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सहसा उसी क्षण
यह मेरी कुर्सी को क्या हुआ? ये ऊपर क्यों उठ रही है? तब स्थिति को समझते ही उन्होंने नौकरों को पुकारा, रामू, पूरन, बलदेव, जल्दी आओ। आवाज सुनते ही नौकर दौड़े। मालिक को कुर्सी सहित आकाश की ओर उड़ते देखा। अरे, मालिक की कुर्सी लिफ्ट की तरह ऊपर उठी जा रही है। आश्चर्य, इतनी ऊपर, कुछ करो। खगोल शास्त्री कुर्सी सहित 50-60 फीट ऊपर पहुंच चुके थे और चिल्ला रहे थे, बचाओ, कोई बचाओ। विवशता थी, कोई कुछ नहीं कर सका। खगोल शास्त्री कुर्सी सहित नजरों से ओझल हो गए। नौकर रो पड़े, मालिक स्वर्ग चले गए। अखबार वालों को एक मसाला और मिल गया। पढ़िए, सत्य किंतु आश्चर्यजनक घटना। प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री रंगनाथन सशरीर स्वर्ग में। पढ़िए। यह खबर पढ़ते ही राठी और पांडे ने भी पढ़ी। आश्चर्य है सर, सशरीर स्वर्ग। मिस्टर राठी, यह सब बकवास है। मिस्टर राठी, अखबार में वही छपा है जो नौकरों ने बताया। जो सच था उसे समझ नहीं सके। आपका मतलब है सर प्रोफेसर डैंग? आप ठीक कहते हैं सर। मिस्टर राठी, रंगनाथन इस देश को जानने वाले खगोलीय वैज्ञानिक हैं। डैंग ने उनका अपहरण किया है। और फिर उनकी बात की पुष्टि के लिए इंस्पेक्टर पांडे रंगनाथन के उन नौकरों से मिले जिन्हें वह दृश्य देखा था। साहब, हमने तो मालिक को कुर्सी सहित आकाश में जाते देखा था। वह सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, किंतु हम कुछ नहीं कर सके और वे गायब हो गए। इस घटना ने पुलिस विभाग को बुरी तरीके से हिला दिया। पुलिस की गाड़ी दिन रात सड़कों पर घूम रही थी। पुलिस वाले लाउडस्पीकर लोगों को अपील कर रहे थे, आप लोग धैर्य रखें, अफवाहों से बचें। हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रोफेसर डैंग से जल्दी ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और जब यह सब हो रहा था, अपनी प्रयोगशाला में बैठा डैंग सफलता पर हंस रहा था। इस स्क्रीन को तो देखो। मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर, पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियां ही नजर आती हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि डैंग को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मूर्ख कहीं के, इतना भी नहीं जानते कि ऐसा कहकर ये अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। आओ, अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार खेल दिखाता हूँ। चलिए प्रोफेसर। प्रोफेसर डैंग ने स्क्रीन के नीचे लगा एक स्विच दबाया और बाहर आ गए। अगले ही क्षणों वह टोनी के साथ अपने तश्तरी नुमा यान में बैठा और यान बड़ी तेजी से आकाश की ओर उड़ चला। टोनी, आज इस शहर को पुलिस का नामो निशान मिट जाएगा। आपके लिए तो यह साधारण सा कार्य है प्रोफेसर। उस समय डॉक्टर गौतम प्रोफेसर रमन के साथ कक्ष की खिड़की के पास खड़े थे। डॉक्टर, वह देखिए, डैंग और टोनी आज फिर किसी नई घटना के जन्म देने गए हैं। यह अच्छा हुआ प्रोफेसर, मैंने निश्चित कर लिया है कि आज डैंग को प्रयोगशाला की सभी यंत्रों को नष्ट कर दूंगा। कहते ही डॉक्टर कमरे के द्वार पर आ गए। किंतु डॉक्टर, यह भी तो हो सकता है कि डैंग की वह अदृश्य किरणें कमरे के बाहर भी फैल रही हों। मैं देखता हूँ प्रोफेसर। कहते हुए डॉक्टर ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, रमन ने उन्हें जल्दी से पीछे की ओर खींच लिया। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा डॉक्टर। आपको कुछ हो गया तो मैं स्वयं की क्षमा नहीं कर सकूंगा। डॉक्टर गौतम कुछ कहने के लिए थे कि उसी समय रमन स्वयं बाहर की ओर छलांग लगा दी। प्रोफेसर। और फिर डॉक्टर गौतम के कंठ से घुटी हुई चीख निकल आई, नहीं। रमन आंख की लपटों में बदल चुका था। मर गया रमन। ऐसा देखकर डॉक्टर गौतम की आंखों में आंसू आ गए। उफ, यह तुमने क्या कर दिया डाला प्रोफेसर। मेरे लिए अपने आप को जलाकर राख कर दिया। और सचमुच उस स्थान पर अब केवल थोड़ी सी राख पड़ी थी। उधर शहर में यह चलती हुई गाड़ियां क्यों रुक गईं? शायद लाल बत्ती की वजह से। किंतु 1 घंटा बीत गया है। जो गाड़ियां उस चौराहे के निकट थीं, उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो क्या एक साथ सभी गाड़ियां खराब हो गईं? ऐसा नहीं हो सकता। सभी गाड़ियां खराब नहीं हो सकती। निश्चित ही कोई गड़बड़ है। सहसा एक गाड़ी ऊपर उठी, लगभग 50 फीट। यह देखकर सभी लोग चिल्लाए, डॉक्टर डैंग, बचो। उफ, इतनी भीड़ में यह गाड़ी किसी के ऊपर गिरी तो? ऐसा ही हुआ। उतनी ऊंचाई से गाड़ी नीचे गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गए। 2 व्यक्ति मलबे के नीचे दबकर मर गए, घायल हो गए। अगले ही क्षण पुलिस वैन तेजी से ऊपर उड़ी। लोगों में भगदड़ मच गई। प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और फिर देखते ही देखते सड़कें वीरान हो गईं। पुलिस वैन जो ऊपर थी वह नीचे नहीं आई। फिर शाम तक कोई घटना नहीं घटी। किंतु पुलिस विभाग की नींद हराम करने के लिए ये कम नहीं था। मिस्टर पांडे, आज मुझे भी त्यागपत्र देना होगा।
वह क्यों सर? यह गृह मंत्रालय के आदेश हैं। अखबारों की मांग भी थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुझे थोड़ा और समय चाहिए सर। मिस्टर पांडे, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। व्यवस्था तो यह है कि डैंग अंतरिक्ष में छुपा है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप नहीं जानते सर। इस संबंध में कोई योजना तुम्हारे पास है? अभी तो कोई योजना नहीं है सर, किंतु इतना विश्वास है कि डैंग की प्रयोगशाला अंतरिक्ष में नहीं है। उसी समय फोन की घंटी बज आई। डीआईजी साहब ने रिसीवर उठाया। यस डीआईजी स्पीकिंग। सर, मैं बीएस रोड की चेक पोस्ट से आईए माथुर बोल रहा हूँ। बोलो, क्या बात है? ठीक है, मैं इंस्पेक्टर पांडे को भेज रहा हूँ। सर, कल तो पुलिस वैन आकाश में उड़ गई थी। वह सुरक्षित हालत में नाले के पास जंगल में मिली है। इंस्पेक्टर पांडे ने उस पुलिस वैन के विषय में बताया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सर। उधर खंडर के उस कक्ष में डॉक्टर गौतम के साथ सर, हम वैज्ञानिक हैं, क्या हम अदृश्य किरणों को समाप्त नहीं कर सकते? मित्र, अदृश्य किरणें डैंग की प्रयोगशाला में रखे विकिरण यंत्र से निकल रही हैं और व्यवस्था यह है कि हम इस कक्ष से बाहर नहीं निकल सकते। इस कमरे में बिजली भी नहीं है, तब शायद बिजली फेल कर कुछ भी कर सकते हैं। सुनकर शेष लोग विचारमग्न हो गए। दूसरी ओर इंस्पेक्टर पांडे के साथ ये राठी एवं 4 जवान। मिस्टर राठी, आज हम इस जंगल को देखना है। हम पैदल चलेंगे, जीप तो आगे नहीं जाएगी। और फिर उस जंगल में मिस्टर राठी, जंगल में यह खंडर, यह चमकदार वस्तु भी तो यहीं ऊपर उड़ती है। प्राचीन है सर, सुना है इसमें अब प्रेत का निवास है, इसलिए कोई जंगल में नहीं आता। कुछ सोचकर पांडे अपने साथियों सहित खंडर की ओर बढ़े। तभी खंडर के कमरे में एक खिड़की से, आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, खंडर चारों ओर अदृश्य किरणों का पहरा है, जलकर राख हो जाओगे। इंस्पेक्टर पांडे चौंक पड़े। यह आवाज़ तो मिस्टर राठी कैसी है? कोई हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है सर। तब यह सोचकर शायद उत्तर मिले। आप लोग कौन हैं? मेरा नाम डॉक्टर गौतम है। मेरे साथ वैज्ञानिक दुबे, वर्मा एवं रंगनाथन है। हम यहाँ कैद हैं। उत्तर मिला। डैंग की प्रयोगशाला इसी खंडर में है। उसने इसी खंडर के चारों ओर अदृश्य किरणें फैला रखी हैं। भूल कर भी आगे मत बढ़ना। इसके पश्चात खामोशी रही। मिस्टर राठी, हमें केवल इसी जानकारी की जरूरत थी। हाँ, अब हमारा काम आसान हो गया। इसके पश्चात इंस्पेक्टर राठी ने कंट्रोल रूम से संबंधित स्थापित की पूरी बात बताई। उधर शहर में एक घटना और घटी। डॉक्टर गौतम के निवास पर उनके दोनों बच्चे लॉन में कुर्सी पर बैठे कॉमिक पढ़ रहे थे। सहसा, नीता, हमारी कुर्सियां ऊपर उठ रही हैं, देखो। हाँ सुरेश भैया, उठ तो रही हैं। और दोनों बच्चे कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों बच्चे कुर्सियों सहित ऊपर की ओर उड़ चले। भय के कारण दोनों चीख पड़े, बचाओ मम्मी बचाओ, और अगले ही पल दोनों अदृश्य हो गए। यह वह समय था जब डैंग का यान शहर के ठीक ऊपर चक्कर काट रहा था। डॉक्टर गौतम के बच्चे आ रहे हैं प्रोफेसर, किंतु मुझे यह भय है कि कहीं वह गिर ना पड़े। ऐसा नहीं होगा टोनी, मेरे यंत्र से जो चुंबकीय किरणें निकली हैं वह धातु में विद्युत आवेश उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण धातु के संपर्क में आने वाला प्राणी उससे चिपक जाता है और बेहोश हो जाता है। निकट आने पर यान की खिड़की खोल देना ताकि वह अंदर आ सकें। अपने बच्चों को देखकर तो गौतम निश्चित रूप से हमारा गुलाम बन जाएगा। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। और लगभग 20 मिनट बाद ही डैंग का यान डॉक्टर गौतम के बच्चों को लेकर खंडर के ऊपर आ पहुंचा। डैंग बच्चों को लेकर यान से निकला और दूसरे कक्ष की ओर बढ़ा। सुरेश या नीता विचार मग्न थे। आखिर इसके हाथों में यह रिमोट कंट्रोल जैसा क्या है? कहीं सारे मामले की वजह यही यंत्र तो नहीं है? आओ बच्चों। फिर उस कक्ष के सामने पहुंचते ही सुरेश के मन में न जाने क्या आया। उसने अवसर देखकर डैंग के हाथों से वह कंट्रोल झटपट ले लिया। प्रोफेसर, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें इस यंत्र से उड़ा दूंगा।
अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर डॉक्टर गौतम के सामने आए सुरेश और उसके हाथ में कंट्रोलर को देखा। सुरेश, यह कंट्रोलर इसे मत देना, मेरे पास आओ। आओ बेटे। सुरेश देखकर अपने पापा के पास पहुंचा। पापा पापा आओ बेटे। डैंग उस समय कंट्रोलर को छीनने के लिए झपटा, किंतु उससे पहले कि गौतम ने कंट्रोलर को फर्श पर पटक दिया। डैंग, यह कंट्रोलर ही तेरी शक्ति थी, अब तो कुछ नहीं कर सकता। डैंग जल्दी से बाहर की ओर भागा। उस समय खिड़की के ठीक सामने खंडर में कुछ दूरी पर सैकड़ों जवान के साथ इंस्पेक्टर पांडे तथा राठी खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आता मिस्टर राठी। प्रतीक्षा कीजिए सर, शायद अंदर से डॉक्टर गौतम कुछ बता सकें। पुलिस को देखकर डॉक्टर गौतम चिल्लाए। अब कोई खतरा नहीं है इंस्पेक्टर, जल्दी आइए, वह शैतान अभी यही है। अगले ही क्षण में पुलिस ने खंडर में प्रवेश किया। कहाँ है प्रोफेसर डैंग? सॉरी इंस्पेक्टर, वह एक बार फिर धोखा दे गया। सभी ने आकाश की ओर देखा। प्रोफेसर डैंग का यान बड़ी तेजी से आकाश को चीर रहा था। अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गया। हम फिर पराजित हो गए सर। वह शैतान मेरे सामने होता तो मुझे भी अफसोस है इंस्पेक्टर। और यहाँ कहानी खत्म हो गई। तो ये तो रहा हमारी कॉमिक का एंड और सारे साइंटिस्ट को बचा लिया गया है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो स्टोरी बहुत पसंद आई है। और नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।